जय हिंद फ्रेंड्स। सो लेट्स कंटिन्यू। हम पहुंच चुके हैं अब गुप्ता पीरियड पर। ये वो समय था अब जहां पर सामंतवाद अब शुरू होगा। सामंतवाद को अगर छोटे से में या एक लाइन में समझना हो तो नेता का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता। अगर किसी कॉरपोरेट हाउस में कोई मैनेजर या कोई कॉरपोरेट ऑफिसर बैठा है तो उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई नियर एंड डियर वंस वो उस पोजीशन पर बैठे। इस लैंग्वेज में आपको समझ में अगर इजीली सामंतवाद को समझना है। रीजन क्यों सामंतवाद का जन्म हुआ, उसके पीछे भी रीजन है, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या रीजन था कि गुप्ताज का आगमन हुआ और उनका फैलाव हुआ। और ये जो गुप्ता पीरियड था, इट इज अ पीरियड विच इज अ, यू कैन से द ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रेडिशनल पीरियड। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो बुद्ध पीरियड में, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मौर्यन पीरियड में, कुशांस के टाइम पीक पर चला गया। प्रमोशन, पहले उसको उसको बर्थ हुआ, फिर उसको मोमेंट मिला, फिर उसको प्रमोटेड हुआ और पीक पर गया। सेकेंड अर्बनाइजेशन। उसके बाद अगर हम एक ग्राफ को ड्रा करें, सो ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, अगेन अर्ली बुद्धिज्म, अर्ली बुद्धा, राइज ऑफ बुद्धिज्म, कैन से मगध। उसके बाद मौर्य, पोस्ट मौर्यंस और कुशांस, देन गुप्ता और राजपूत। सेकेंड अर्बनाइजेशन की पीक और देन फॉल। ये जो गिरावट शुरू हुई, इसने जन्म दिया सामंतवाद को। सामंतवाद अपनी प्रॉपर्टी को बचाए रखना, अपने वर्चस्व को बचाए रखना, लोगों में अपना दबदबा बनाए रखना। बाहुबली, व्हाट इज बाहुबली कंसेप्ट? बाहुबलियों का कंसेप्ट यही तो है। ये जो यूपी में आपको बाहुबली मिलते हैं, यूपी में और बिहार में, बाहुबली का जो कंसेप्ट है वो यहीं से निकल कर आया है। वो बाद में, ये टर्म बाद में यूज होने लगी, लेकिन वो जो ठाकुर, ठाकुर 90 गांव का ठाकुर, 100 गांव जिसके अंडर में, वो वहां तक उसका हुक्म चलता था। तो वो जो ठाकुर वाला सीन और ये बाहुबलियों का जो करेक्टर्स हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि ये लोग क्या करेंगे। गुड्डू भैया बोलते हैं ना मिर्जापुर में, चाचा हमें भी नहीं पता, हम ऐसे आदमी हैं कि हम क्या करेंगे। तो इसने, ये जो कंसेप्ट आए बाहुबलीज का, ये रीजन था कि एरिया में, इलाके में अपना दबदबा बना रहे। और फिर कुछ इलाकों में ये गैंगस्टर में कन्वर्ट हो गया, बागी बन गए, चंबल के डाकू। तो ये सब लोग धीरे 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 उस, मींस यू कैन से द सामंतवाद का पीक, उस चीज को हम बोल सकते हैं। और उसके बारे में हम आगे बढ़, जैसे जैसे हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड वेयर, जहां पर मनी इकोनॉमी से, सेकेंड अर्बेनाइजेशन से, सेकेंड अर्बेनाइजेशन से मनी, गोल्ड, सिल्वर इज फ्लोइंग, बाहर से आ रहा है। फेडरलिज्म, सामंतवाद में की तरफ लीड करा इसने। सेकेंड अर्बेनाइजेशन क्यों हुई? उसके दो कारण। नंबर एक, एक्सपोर्ट, और सेकंड, इंटरनल डिमांड। इंटरनल डिमांड, एक्सपोर्ट कहां से? ग्रीक्स, रोमन्स, यूरोप। और जब ये एक्सपोर्ट शुरू हुआ, रीजन अगेन वही कॉटन चेन रिएक्शन। विदाउट कॉटन आज भी इंडिया समृद्ध नहीं हो सकता। गांधी को इतने लोग गालियां देते हैं, मिलते हैं काफी,
उस बंदे ने एक ही चीज पर जोर दिया, स्वदेशी, खादी, कि खुद का बनाया हुआ पहनो। रीजन, क्योंकि उसको पता था कि कॉटन जो है वो ही इस देश को अर्बनाइज कर सकती थी, और करा भी है उसने और करेगी भी आज भी। जब तक ये जो आप अगर जब तक आप इस चीज को ध्यान से अगर नहीं देखेंगे, जो सिल्क रूट है, ये सिल्क रूट दोबारा कनेक्ट नहीं हो जाता। पिछले लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये सिल्क रूट यूरोप को कनेक्ट करता है, सऊदी अरेबिया को कनेक्ट करता है, इराक को, ईरान को, दुबई को, और यहां से इस पोर्ट से आप पहुंच जाओ दुबई, आप पहुंच जाओ मॉरिशस, आप पहुंच जाओ अफ्रीका। तभी तो चाइना सीपीईसी कॉरिडोर बनाने में लगा हुआ है। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है सर। तो जब तक ये सिल्क रूट दोबारा इंडिया के लिए, तभी तो मैं बार बार बोलता हूं कि पाकिस्तान कोई देश नहीं था और ना ही है। ये एक प्रॉब्लम, ये कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर है इंडिया की ग्रोथ में। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो इंडिया आज की डेट में सुपर पावर होता। और सिल्क स्पाइसेस की वजह से जो फॉरेंस और रोमन का एक प्लिनी बंदा लिखता है कि पूरा का पूरा जो खजाना है रोमन्स का सोने का, वो इंडिया में जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यू कैन इमेजिन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एट दैट टाइम इन द फेवर ऑफ इंडिया। और जैसे ही प्लिनी ने लिखा तो रोमन्स ने आर्ट ऑफ सिल्क, सिल्क के आर्ट को सीखा, कला को सीखा, किस तरीके से इसको लोकलाइज्ड करके यूज करा जाए, और बैन लगा दिया किस पर, स्टील गुड्स पर और पीपर पर। एंड दिस इज वेरी मच गिव द सेटबैक सतवानाज के टाइम पर। ये जो सतवानाज हमने उसके उस टाइम पे इस चीज को डिस्कस करा है अच्छे से, और इसने डेंट डाल दिया इंडियन इकोनॉमी पर। अब ये आज आप देख लो, तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, सरसों के तेल पर। रीजन, ताकि लोग बाहर से इंपोर्ट ना कर पाए, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा था। तो इंडियंस का जो अंदर का है, इंटरनल है, उसको यूज कर सके, इसलिए ड्यूटीज बढ़ाई जाती हैं। सेम रोमन्स ने पास्ट में करा, बैन लगा कर। और जैसे ये हुआ तो इट्स लीड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, गोल्ड एंड सिल्वर डाउन हो गया। और इन इसकी वजह से क्या चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी, मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, और हर चीज जुड़ी हुई है सर, सैलरीज, हर एक का बजट गोल्ड एंड सिल्वर डिसाइड होता था। लेकिन जब यही डाउन चला गया तो इन सब पर इफेक्ट पड़ा, और इनकी वजह से इकोनॉमी डाउन हुई, डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हो गई। आज टुडे दुनिया के हर देश की इकोनॉमी चिंगाड़े मार रही है। रीजन, इंडिया की तो आप तो खुद ही देख लो कि 23 माइनस में गई %। लेकिन हर देश की दुनिया में, पूरी दुनिया में वह इकोनॉमी आज की डेट में खत्म है। रीजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया देशों का। और जैसे ही वो अलग अलग देशों का हुआ तो सब ने अपने अपने को बचाने के लिए अपने हाथ टाइट कर लिए, रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए, ड्यूटीज बढ़ा दी गई, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा रहे। वो बात अलग है कि आईएमएफ का एक आज की डेट में
एक स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ अ होप फॉर द इकोनॉमी टुडे। तो जो टुडे इंडिया इज़ अ होप इन इकोनॉमी, आईएमएफ इसको बोलता है। और जैसे इकोनॉमी डाउन हुई, अब आप देखो कि आप एक तरीके इस चीज़ को इस तरीके से इमेजिन करो, या इस चीज़ इसको इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक प्राइवेट कंपनी है, वो राइज हुई। रैनबैक्सी को ले लो, रैनबैक्सी का आप गूगल करना क्यों रैनबैक्सी के साथ क्या क्या हुआ, कुछ एक वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो एक कंपनी है, उसने पहले ग्रो करा, लेकिन कुछ सिचुएशन होगी जिसकी वजह से वो डाउनफॉल उसका शुरू हो गया। जैसे ही उसका डाउनफॉल शुरू हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस मैनेजमेंट ने किए, कुछ पॉलिसीज लेकर आई। तो उसने पहले खर्चे कम करे, इररिलेवेंट चीज़ को ढूंढा, उनको बाहर करा, और फिर उससे बात नहीं बनी तो वो आगे चली गई। क्या? सैलरियों को कम कर दिया। तो इकोनॉमी जैसे उस कंपनी नीचे गई तो उसने सैलरीज भी काट दी, वर्कर की सैलरीज, जो हाईली पेड वर्कर्स थे, हाईली पेड मैनेजर्स थे, उनकी सैलरीज को डाउन कर दिया। उससे कैओस क्रिएट हो गया, लोगों में डर बैठ गया कि अब क्या होगा, नौकरी चली जाएगी। तो जैसे ये हुआ तो उन्होंने बोला कि यार नहीं नहीं, नौकरी सैलरी हमने कम करी है क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी है, लेकिन इसके बदले में आपको ये XYZ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम आपको 10 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा देंगे, आप उसमें जाए, आपको 2 दिन के लिए हम ट्रिप भी प्लान करके दे रहे हैं, वहाँ का होटल का खर्चा कंपनी देगी। कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला कि एक तरफ आप 1 लाख रुपए कम कर रहे हो किसी वर्कर के मंथली सैलरी, जिसकी मतलब आप ये सोचो कि जिसकी मंथली सैलरी 2.5 लाख रुपए है, उसमें से आपने उसकी 50,000 कम कर दी और रिटर्न में उसको आपने 10-15 हज़ार रुपये दे दिए इन द टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज। तो अब जब ये चीज़ चल रही थी तो अब नेक्स्ट क्या हुआ कि उसने बोला कि खर्चे अभी भी कम नहीं हो रहे, कंपनी लॉस में जा रही है, तो वर्कर्स को कम करो। और जैसे ये चीज़ हुई, ये दोनों चीज़ें हुई, सैलरी का डाउन होना और फैसिलिटीज देना, और सेकंड वर्कर्स को कम करना, तो उसने उस प्राइवेट कंपनी में एक चीज को जन्म दिया, सामंतवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को उसने जन्म दिया। कैसे? अब जो मैनेजर, उसके नीचे 10 बंदे काम करते हैं, वो उन 10 में से उनको निकालेगा जो कि उसको लगता है कि हाँ, ये बंदा मेरे बात नहीं सुनेगा, मेरे फेवर में नहीं है, या अच्छा नहीं है उसके हिसाब से। तो उसने उन बंदों को ही रखा जो उसकी कठपुतलियां हैं या उसके कहने पर चलते हैं। डिट्टो, इट इज, मतलब जो उसने बोल दिया वो वैसा ही करेंगे, कुछ XYZ नहीं बोलेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई सुझाव नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, डिट्टो। तो ये एक तरीके का, अलग तरीके का सामंतवाद उसमें जन्म लिया। अब उसके 10 बच्चे तो हो नहीं सकते, एक बंदे के पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन वो उन्हीं बंदों को लेकर आएगा। अब मान लीजिए उस मैनेजर ने क्या किया कि हाँ उसका कोई रिश्तेदार है, तो उसने उठाया उसको, मैंने अब उस पोस्ट पे रख लिया। कोई उससे काफ़ी लंबे टाइम से उससे जुड़ा हुआ था, उसने उसको रख लिया। दूसरी कंपनीज से उसने बुला लिया, ताकि उसका जो वो नौकरी है वो बची रहे। और वो जो 5-10 बंदों की टीम थी वो घट के 6 बंदों की बची हुई है, और वो उसके कहने पे काम कर सके, क्योंकि 6 बंदों से 10 बंदों का काम करवाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो यहां पर उस टाइम में क्या हुआ कि शुरू हुआ लैंड ग्रांट सिस्टम, और इसने जब सैलरीज कम हुई तो लैंड देनी शुरू कर दी, और इसने सामंतवाद को जन्म दिया। सामंतवाद को इसने तो अगर आप आज की डेट में अगर आप देखोगे कि, या किसी मूवी में आपने देखा होगा, स्वर्ग एक मूवी है जिसमें राजेश खन्ना का सब कुछ नीलाम हो जाता है। वही प्राइवेट कंपनी वाला कंसेप्ट, लॉस में चले जाना किसी भी रीजन से, फिल्म में उसके भाई उसको धोखा दे देते हैं इस वजह से। तो उसके बाद वो उसका घर भी नीलाम हो जाता है, उसकी गाड़ी भी नीलाम हो जाती है, फिर वो डोनेशन मतलब डोनेट भी कर देता है, और फिर गरीबी में लेना, ये दिस इज अ फिल्म, बट डोनेशन फिर वो करना शुरू कर देता है। वट गुप्ता डिड, जब ये चीज हो रही थी तो गुप्ताज ने टाइटल लिया महाराज अधिराजा, महाराजा अधिराज। और इसको हम अच्छे से
बात करेंगे इसके बारे में इस लेक्चर में या फिर और कुछ अगले लेक्चर में भी। तो महाराज अधिराज मतलब इसके नीचे कुछ सब किंग्स हैं, छोटे छोटे राजा, 1 2 3 एंड सो ऑन। इन्होंने बोला इसको, मीन्स यू कैन से दैट दीज आर द केयर टेकर्स। और यह आपको बोलोगे जो लगान के तौर पे कुछ नजराना पेश करते थे साल में 6 महीने में। और इस सिस्टम ने क्या करा, टैक्स को बढ़ा दिया एज कंपैरिजन टू पास्ट। जैसे ये हुआ इसकी, और ये टैक्स लेंगे कहां से, फार्मर से। और जैसे ये हुआ इसने इंटरनल डिमांड को डाउन कर दिया, अनदर सेटबैक। एक्सपोर्ट डाउन हुआ बैन की वजह से, इंटरनल डिमांड कम हुआ टैक्स बढ़ जाने की वजह से। क्यों? क्योंकि जब पब्लिक की जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या खर्च करेगी। आज भी देख लो, व्हाट इज मनरेगा। मनरेगा क्यों आई? मनरेगा क्यों आई? मनरेगा से इतने बड़े इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर पीएम, उन्होंने इस स्कीम से काम चलाया। लोगों की जेब में पैसे डालना, उनको पैसे दोगे तो वो खर्चेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सर्कल चलेगा। लेकिन जैसे ही टैक्स बढ़ा तो इकोनॉमी डाउन हुई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा। आज टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं, ड्यूटीज बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं पास्ट के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से लोगों ने अपने हाथ खर्चों को कम कर लिया है, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है। इंडिया की नहीं, सभी कंट्रीज की। और सब कंट्रीज में अलग अलग सिचुएशन है और अलग अलग रीजंस हैं। तो जैसे ये इंटरनल डिमांड कम हुई टैक्स बढ़ जाने की वजह से, तो दिस अगेन लीड्स टू अनदर रीजन फॉर फेडरलिज्म। क्योंकि क्या हुआ कि जो लोगों, छोटे छोटे जो राजा बन गए, कस्बे बन गए, कबीले बन गए, तो उन्होंने जो लैंड, क्यों ज़मीन इतनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि वो एक ठोस चीज़ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। वैल्यू अब कम ज़्यादा हो सकती है इसकी, लेकिन वो ठोस चीज़ है। करेंसी, पैसा आपने इधर एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से आपने खर्च दिया, कुछ उसमें से आप कोशिश करोगे बचाने की, सेविंग की। वो भी हो सकता है कुछ ओकेजन ऐसा आ जाए कि आपको वहाँ स्पेंड करनी पड़ जाए, मैरिज, या कहीं आपका अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो लैंड इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए ही बन गई। फिर गोल्ड बना, क्योंकि गोल्ड के पीछे एक रीजन है कि गोल्ड का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोगों के दिमाग में चीज अच्छे से बैठी हुई है, तो इसलिए गोल्ड की डिमांड है। आज आपने 50,000 रुपए में लिया, अगले 2 साल में उसका दाम 65,000 हो जाएगा, तो लोग उसको रखना फिर शुरू कर दिया। अगर रिवर्स हो जाए, दाम गिरना शुरू हो जाए, आज 50,000 का गोल्ड 2,000 रुपए का हो जाए, तो कोई खरीदेगा भी नहीं। और यही रीजन था कि नेता का बेटा नेता बनने लगा। जैसे राजा का बेटा राजा बनने लगा, तो नेता का बेटा, आज की डेट में नेता का बेटा नेता बनता है। वाई नरेंद्र मोदी, द प्रेजेंट पीएम, इज सो मच पावरफुल in the eyes of people? He is powerful, no doubt, but the another plus point कि वो लोगों की नजरों में भी पावरफुल है, जो कि रीजन मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अच्छे काम करे, लेकिन ये उनके नाम के साथ एक नेगेटिव पॉइंट लोगों के बीच में ऐसा नजरों में जुड़ता था कि वो तो, अरे यार, सोनिया जी ने उनको बना दिया, कोई सेटिंग रही होगी, ऐसा लोगों के बीच में परसेप्शन ऐसा। दूसरी तरफ ये चीज़ मोदी जी के साथ नहीं है, जो मनमोहन सिंह जी के साथ थी। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और हैं अभी भी। मोदी जी के साथ ये चीज़ नहीं है।
इसलिए वो लोगों के बीच में एक उनकी एक्सेप्टेंस आज की डेट में एज कंपेरिजन टू मनमोहन सिंह उनसे ज़्यादा है, क्योंकि वो एक लोगों को लगता था कि यार उसने बना दिया, और यहाँ बंदा नीचे से निकल कर आया है और उसने काम करा और वो पीएम बना। एक प्रोग्रेसिव चार्ट दिखता है। वो सब छोड़ो कि उसमें कि हाँ ये ऐसे बन गए वैसे बन गए, आरएसएस की सपोर्ट से बन गए ऐसे बन गए, दैट इज नॉट अ पॉइंट। वहां और भी बहुत लोग थे। वाई ही, दिस इज अ क्वेश्चन। तो ये सब लोगों को एक इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, वाई ही। कुछ तो रहा होगा, कुछ काम उन्होंने करे। तो फेडरलिज्म का जन्म हुआ गुप्ता पीरियड में, और इसको मोमेंटम मिला पोस्ट गुप्ता में, और पीक पर कब, राजपूत के टाइम पे। और जब आप राजपूत के टाइम पर पहुंचोगे तो आपको मिलेगा कि भाई भाई से लड़ रहा है। आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, नजरबंद, बहिष्कार, देश निकाला, बेदखल, राजपूत के टाइम पे। धोखा, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। और गुप्ता राइज हो गए, द अनदर रीजन ऑफ जिसकी वजह से गुप्ता का राइज हुआ, कुशांश और सतवाहनाज का डिक्लाइन। गुप्ता जो वैश्यास थे, उन्होंने नॉर्दर्न पाथ और साउथर्न पाथ, उत्तरापथ और दक्षिणापथ को कैप्चर करा और 100 साल तक अपने इस राज को कंटिन्यू करा। सो दिस इज अ बैकग्राउंड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द किंग्स। जय हिंद।